हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग जो बीएफएम का हमारा 7 नंबर यूनिट है उसको आगे बढ़ाएंगे। और हम लोगों ने उसमें एक तो एक्सिम बैंक कवर किया है और आरबीआई किया है कवर। तो अब आप बताइए आगे क्या कवर करेंगे, जो इस चैप्टर में हमारे इस यूनिट में जो जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग। फेमा फेडाई सर। फेमा और फेडाई। फेडाई। और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें से 1 मार्क्स सॉलिड रहेगा। ठीक है। आप में से अगर कोई ये सोचता हो कि 1 मार्क्स कहते हैं सर हमेशा, अरे वन वन करके अगर आपने वन वन करके 25 गया था। क्वेश्चन श्योर कर लिए तो समझ लो आप पास है, क्योंकि अभी नेगेटिव का तो चक्कर है नहीं कुछ। ठीक है। तो हम लोग इसमें बात कर रहे थे, हम लोगों ने एक्सिम बैंक और आरबीआई को कवर कर लिया था। अब हम बात करेंगे फेमा की। फेमा में भी हमने थोड़ा शुरुआत की थी हमने। ठीक है। और फेमा भी कंप्लीट कर लिया था। फेमा की रिटर्न्स कंप्लीट कर ली थी, फेमा की रिटर्न्स। और मैंने आपको ये बोला हुआ है कि फेमा की रिटर्न से 1 क्वेश्चन आता है, इसमें कौन सी रिटर्न किस काम आती है और उसका पीरियड क्या है, किस समय पर सबमिट होती है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है। चलो, अब प्योरली आ गए हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में। ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है फेमा की? अगर क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव बताओ, तो आप सोचते हैं ऑब्जेक्टिव तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। ठीक है। ऑफ फेमा इज टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट एंड टू प्रमोट द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। तो इसमें एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, उनके पेमेंट को करना और डेवलपमेंट, ऑर्डरली डेवलपमेंट को प्रमोट करना और मेंटेनेंस करना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑफ इंडिया का। ठीक है। वाइल द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेरा, तो पहले फेरा नाम था, तो फेरा में थोड़ा सा क्या था, कंट्रोल था, उतना होना। ठीक है। फेमा एनी वॉल्यूशन प्रोविजन एक्ट इज टू बी डेल्ट अंडर द सिविल लॉ। तो फेमा में जो भी आपका होगा वो सब सिविल लॉ से होगा, जबकि फेरा में ये किससे होता था, क्रिमिनल लॉ, अपराध मानते थे। तो थोड़ा सा लिबरलाइज जब करना है तो क्या करना पड़ता है, क्रिमिनल लॉ को थोड़ा सा सिविल लॉ में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। फेरा एक्ट वेरी मच मोर ए डायरेक्ट, क्या है, ड्रैकोनियन लेजिस्लेशन। ठीक है। एज एनी डरावना। ऑफेंस अंडर द नॉन बेलेबल, तो वो नॉन बेलेबल था। ठीक है। तो चलो, अब इंपॉर्टेंट प्रोविजन की बात आती है। ठीक है। तो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ फेमा। तो इसमें क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सचेंज रेट करेंसी पेमेंट नॉन रेजिडेंट इंडिया, इतने सारे प्रोविजन फेमा के होते हैं। ठीक है। उसमें कवर किए गए हैं रेस्पेक्टिव चैप्टर में। आरबीआई हैज पावर, क्यों, क्योंकि फेमा का तो कोई ऑफिस होता नहीं। तो आरबीआई को पावर किस लिए दी है, टू इश्यू गाइडलाइन, कॉल फॉर द रिपोर्ट डेटा, is also to impose penalties for violation of provision। मीन्स आरबीआई ही पेनल्टी भी इम्पोज करता है अगर आप फेमा के किसी एक्ट का वायलेशन करते हैं, फेमा के किसी सेक्शन का। ठीक है। वी ब्रीफली cover the FEMA guidelines applicable to resident Indian with regard to foreign travel, miscellaneous remittance and other areas as under। क्या क्या चीजें हम लोग करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एक कॉमन लिमिट आप याद रखेंगे, क्या, $2.5 लाख, 2,50,2,50,000 ठीक है। ये आशुतोष शुक्ला जी, इतने पन्ने पलटोगे तो कैसे काम चलेगा। सर मुझे केवल डॉलर में है कि फॉरेन एक्सचेंज में आता है सारा वैल्यू है सर पूरी? ये डॉलर, डॉलर यूएसडी केवल इसको डॉलर आप। के लिए लिमिट है? हाँ। अब इसका एक और रीजन है, एक और वो है आंसर, ये 2,50,000 और इट्स इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट।
रिजुल जी, घर में आपके बातें चल रही है, ठीक है। तो $2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर एक जनरल लिमिट है, ठीक है। और ये क्या है? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम फॉर रेजिडेंट ऑल्सो इंक्लूड्स सबसम्स remittances for current account transactions, private visit, gift donation, going abroad on employment, immigration, maintenance of close relative abroad, business trip, medical treatment, study, इन सब के बारे में यहाँ पर फेमा ने लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में एक लिमिट हो कर दी है, कितनी? $2,50,000, ठीक है। अवेलेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल अंडर पैरा ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ फेमा, ठीक है। अब एक बात और है, देखो यहां पर आ गया करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, मींस चले जाओ होटल में रह लो, खा लो, पी लो, कार मत लेके आ जाओ, क्योंकि कार क्या है? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कोई बहुत बड़ी मशीनरी मत ले आओ, क्योंकि उसके लिए अलग से इंपोर्ट ड्यूटी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नए अमेंडमेंट है, $2.5 लाख, किसी के पास पुरानी बुक है तो अलर्ट हो जाए, ठीक। अब फॉरेन ट्रेवल को क्या डिफाइन किया गया है? फॉरेन ट्रेवल को बोला कि मेन प्रोविजन विद रिगार्ड टू द फॉरेन ट्रेवल आर, क्या बोल रहा? इज प्रोहिबिटेड। कहाँ प्रोहिबिटेड है? नेपाल और भूटान में। क्यों? क्योंकि वहां इंडिया की करेंसी फ्रीली एक्सेप्टेबल है। ड्रॉवल माने पैसे निकालना सर, है ड्रॉल में सर, ड्रॉवल माने पैसे निकालना सर, ड्रॉवल ड्रॉल माने पैसे निकालना, ड्रॉइंग होता है, ड्रॉइंग, ड्रॉल ऑफ एक्सचेंज फॉर, ड्रॉल ऑफ एक्सचेंज फॉर एक्सचेंज का मतलब एक तरह से कि उस जगह जाना है आपको, तो आप बैंक में जाके कह रहे हैं कि मुझे नेपाल जाना है, $10,000 दे दो, उसके लिए बात हो रही है, ठीक है। पेमेंट इन रुपीज फॉर परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मे बी डन इन कैश। तो यहाँ बोलता है कि कहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज में कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं, बट वो कितना होना चाहिए? 50,000 के इक्विवेलेंट डॉलर। तो अगर आज की तारीख में बात करें तो कितने 50,000 में कितने डॉलर आएंगे? तो 50,000 रुपीज है ना? रुपी, सॉरी, हाँ, सॉरी, रुपी। टॉप 700 मोहम्मद स्वाले, $649 approximately. 620 $650. अब जो क्लास डिस्टर्ब करेगा मैं उसको वेटिंग रूम में डाल दूंगा और मैं भूल जाऊंगा। हाँ, तो बात हो रही थी कि 50,000 इक्विवेलेंट कितने डॉलर है। तो अगर हम मोटा मोटा 80 मान लेते तो ऑलमोस्ट $600, ठीक है। मतलब सर जी क्या कहना चाह रहा है? पेमेंट सर, पेमेंट इन रुपीज परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी वो फॉरेन एक्सचेंज खरीद सकता है 50,000 के, 50,000 रुपीज तक की कैश जो में कोई पेमेंट करना हो उसे, तो वो कैश में कर सकता है, करेंसी में कर सकता है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। रजनीश, अपना माइक क्यों खोल रखा है आपने? है, चलिए थर्ड पॉइंट। ये सारे फैक्चुअल पॉइंट हैं। अगर सेकंड अभी वाला समझा देंगे प्लीज। कौन सा वाला? सेकंड वाला। सेकंड वाले में कहता है अगर आपको जापान से कुछ मंगाना है, ठीक है, और आप ट्रेवल में गए हुए वहां जापान, वहां पेमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कैश पेमेंट कर सकते हैं जापान में आप। कितने रुपए तक का? $600 तक का, यानी 50,000 रुपीज इक्विवेलेंट। उससे ज्यादा का होगा तो किसी बैंक के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। उमा, थर्ड, in case the rupee equivalent exceeds, the payment should be made by the cross check, banker check, pay order, demand draft or through RTGS NEFT।
बात समझ में आई? कैश के अलावा पेमेंट आपको, और ये जब भी पेमेंट होंगे तो थ्रू बैंक हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉन, foreign currency notes and coins can be given to the authorized dealer up to the entire amount in cash to travel Islamic Republic। तो जब आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जा रहे हैं तो पूरा अमाउंट आप कैश में ले जा सकते हैं, ठीक है। और कुछ रशियन फेडरेशन की कुछ कंट्री हैं, और अगर आप कहाँ जा रहे हैं, लीबिया और इराक जा रहे हैं, तो यूएसडी 5000 तक अपने साथ क्या ले आ सकते हैं, कैश। और अगर आप कहाँ ले आ रहे हैं, आप जा रहे हैं अदर केसेस में, अपने हाथ में ओनली 3000 यूएसडी आप कैश रखेंगे, बाकी जो भी लेके जाएंगे किसी कार्ड के थ्रू, अकाउंट के थ्रू, या आप वहां से पेमेंट ट्रांसफर कराएंगे, आपके हाथ में $3000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी अदर कंट्री में जाते हैं 5000 चलेगा, अगर आप लीबिया इराक जाते हैं, और अगर आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान या रशियन फेडरेशन कंट्री जाते हैं तो वहां पर पूरा अमाउंट आप कैसे ले आ सकते हैं, कैश में ले आ सकते हैं। और कोई बता सकता है कितना है ये, कितना ले आ सकते हैं? 2.5 लाख USD। अभी ऊपर पड़ा था ना सर हमने, सर 2.5 लाख डॉलर तक, ठीक है। चलो उतना क्या? है, a person resident in India can purchase or retain foreign currency notes up to, एक और कंडीशन है कि आप न विदेश गए, न जाएंगे, न कुछ है न कुछ है, तो भी आप फॉरेन करेंसी रख सकते हैं, कितने डॉलर, $2000 तक, ठीक है। और इट्स इक्विवेलेंट सर सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक रूल। कुछ पूछ रहे हैं क्या? सर ऊपर वाले में फॉरेन करेंसी है ना, फॉरेन करेंसी दे सकते हैं इतना, इंडियन करेंसी नहीं है शायद वो। कहाँ पर? फोर्थ पॉइंट है। हाँ फॉरेन करेंसी तो बोल रहे, इंडियन कहाँ बोला मैंने? ओ, फॉरेन करेंसी है, इंडियन करेंसी तो आप वहां ले करेंगे क्या, ये बताओ? हाँ इंडियन ओके करेंसी वहां ले करेंगे क्या, चलेगा ही नहीं आपका, ठीक है। चलो अगला देखो। तो अब नेक्स्ट आता है कि घर में आप 2000 तक डॉलर तक रख सकते हैं, ठीक है। वाइल सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज फॉर ट्रेवल अब्रॉड, द पासपोर्ट और ट्रेवल नीड नॉट बी इंडोर्स अनलेस स्पेसिफाई रिक्वेस्ट। तो जब आप बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो अमाउंट को पासपोर्ट में इंडोर्स कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज फॉर ट्रेवल अब्रॉड, बाहर जाने के लिए जो आपके पास करेंसी है, अगर आप उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, किसको करेंगे, बैंक को, तो आपको पासपोर्ट में एंट्री कराने की जरूरत नहीं है। द पासपोर्ट ऑफ द ट्रेवल नीड नॉट बी एंडोर्स अनलेस स्पेसिफिकली रिक्वेस्टेड फॉर। अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे पासपोर्ट में लिख दो कि मैंने इतने एक्सचेंज किए, तो लिखे जाएंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है। द ट्रेवलर शुड बी सरेंडर अनस्पेंट फॉरेन एक्सचेंज विद इन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप बाहर घूम घाम के आ गए, 1 महीने के अंदर जो भी आपके पास एक्स्ट्रा फॉरेन करेंसी बची है आप बैंक में उसे जमा कर देंगे, नहीं तो कौन सा रूल लागू हो जाएगा? ED। टू भाई 2000 से ज्यादा है तो फिर आपके पास ईडी वाला रूल लागू हो जाएगा, वो मतलब आपको वो कर सकती है, पनिश कर सकती है, ठीक है। द अनस्पेंट फॉरेन एक्सचेंज कैन बी डिपॉजिटेड बाय द रेजिडेंट इन रेजिडेंट फॉरेन करेंसी, और जो बचा हुआ पैसा है आप कहाँ जमा कर सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है कि रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में आप पैसा जमा कर सकते हैं, ठीक है। फॉर प्राइवेट विजिट अब्रॉड अदर देन, कौन, नेपाल और भूटान को प्राइवेट विजिट में नहीं मान रहे, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल कैन ऑब्टेन एक्सचेंज ऑफ कितना, वही अल्टीमेट $250,000, ठीक है। चाहे वो ऑथराइज डीलर से ले, चाहे एफएफएमसी का मतलब फुल फ्लैज मनी चेंजर, एफएफएमसी फुल फ्लैज मनी चेंजर इन एनी वन फाइनेंशियल ईयर रेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ विजिट अंडरटेकन ड्यूरिंग द ईयर। मींस इसका मतलब है कि चाहे आप 10 बार जाएं 5 बार, लेकिन ओवरऑल लिमिट कितनी बताई इन्होंने, 2,50,000। फर्दर ऑल टूर रिलेटेड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ रेल रोड, कॉस्ट यूरो रेल पास टिकट एक्सेट्रा, ओवरसीज होटल, जितने भी खर्चे हैं वो सब जोड़ लिए जाएंगे, और कौन सी स्कीम में,
लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में, ठीक है। द टूर ऑपरेटर कैन कलेक्ट दिस अमाउंट आइदर इन इंडियन रुपीज और इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम रेजिडेंट ट्रेवलर। तो क्या कर सकते हैं, जो टूर ऑपरेटर है वो आपसे वो करेंसी को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो चाहे इंडियन रुपीज में ले पैसा आपसे, चाहे वो फॉरेन करेंसी में, ठीक। एक ये मैं कहने वाला था कि जितने भी लोग इस समय इंटरेक्टिव में हैं या यूट्यूब में हैं, जो मेरे मोबाइल मॉड्यूल ए और बी के रिवीजन वीडियो हैं, आप जरूर देखिएगा। होता है कि टाइम नहीं मिलता, बट उनको स्किप मत करिएगा। ए और बी मॉड्यूल मिला के 6 या 7 घंटे के हैं। तो जब हम कहते हैं कि 1 डे में बीएफएम पास करिए, तो उसके वीडियोस हैं वो, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। है डी मॉड्यूल का, डी मॉड्यूल तो अभी मैं कराऊंगा ना, 2-3 तो टॉप यूनिट मैंने करा दिए हैं, और अभी मैं कब कराऊंगा, मेरे ख्याल थर्सडे को शायद कराऊंगा मैं। हाँ सर, एबीएम का था, उसमें बहुत हेल्पफुल रहा था। एबीएम के थे ना सर, 2 एक 2.5 हाँ। घंटे के 3.5 घंटे का। हाँ, तो रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा, helpful है। बुक से ही रिवीजन हो जाता है उसमें, बट जी जिसने पढ़ा है उसको बहुत हेल्प करते हैं, जी और सर। जो एक्सपर्ट है पढ़ने में उनको भी हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पकड़ लेते हैं क्या बोला जा रहा है, ठीक है। ओके। चलो, और अगर उनको किसी का लिंक चाहिए होगा तो जो नंबर है उसमें जो है आप व्हाट्सएप हाँ, करके ले वो तो लेना, ग्रुप में हो जाता है सर। ग्रुप में भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, मैम को ही बोल देते तो हो जाता। लिंक अवेलेबल है रिवीजन ग्रुप का में ले एबी लेते का। ग्रुप में पढ़े हैं सर वो दोनों लेक्चर, ए हैं। और चलो बी अब पढ़ा मॉड्यूल। ले। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, विजिट बाय इंडिविजुअल्स इन कनेक्शन विद अटेंडिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं आप, सेमिनार में जा रहे हैं, ट्रेनिंग में जा रहे हैं, अप्रेंटिस करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस विजिट कर रहे हैं, उसमें भी अगेन कितना है, 2,50,000 USD, ठीक है। चाहे आप कितनी भी नंबर विजिट करें, लेकिन उसको ऐड कर लिया जाएगा। हाउएवर, अब देखना इसमें एक पॉइंट नया आ गया। हाउएवर का मतलब अलर्ट हो जाइए। इफ एन एम्प्लॉय इज बीइंग डेप्यूटेड बाय एन एंटिटी फॉर एनी ऑफ द अबव एंड द एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द लेटर, यानी बाद वाले से जिसके खर्चे जो हैं वसूल वो करे जाएंगे, वहन के मतलब वो करेगा खर्चा। सच एक्सपेंस शैल बी ट्रीटेड एज रेजिडुअल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आउटसाइड LRS। मतलब वो जो कंपनी खर्च कर रही है, जो कंपनी खर्च कर रही है, उस पैसे को आपके उसमें जोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है कंपनी क्या खर्च करती है, कंपनी ने मान लिया आपके लिए जहाज की व्यवस्था कर दी, वहां रहने की व्यवस्था कर दी, पर लगा $3 लाख की कर दी उसने, वो नहीं जोड़ा जाएगा। आपके पर्सनल जो एक्सपेंसेस हैं वो जोड़े जाएंगे। मे बी परमिटेड बाय द AD विदाउट एनी लिमिट सब्जेक्ट टू वेरीफाइंग द बोनाफाइड। वो ट्रांजेक्शन क्या होनी चाहिए, बोनाफाइड होने चाहिए, ठीक है। पर्सन ट्रेवलिंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट और इमिग्रेशन कैन ड्रॉ एक्सचेंज नॉट एक्सचेंज, अगेन इसके लिए भी क्या है, $2,50,000, ठीक है। ऑथराइज डीलर कैन रिलीज फॉरेन एक्सचेंज अप टू इतना, और विदाउट इंसिस्टिंग एनी एस्टिमेट। अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं इलाज कराने, तो 2.5 लाख तक तो कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा का खर्चा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको in addition to the above, an amount up to itna per financial year is allowed to be person accompanying as attachment or to a patient going abroad for medical treatment checkup। इसमें एक चीज कहीं छूट गई मुझसे, हाँ, फॉर एक्सीडिंग अबव लिमिट, तो उसमें क्या करना होता है आपको, परमिशन अंडर जनरल परमिशन बेस्ड ऑन द एस्टिमेट। तो जो डॉक्टर एस्टिमेट देगा उसके उस पे आप अथॉराइज डीलर को देंगे, अथॉराइज डीलर देखेगा, कहेगा ठीक है, जैसे 2.5 लाख नहीं 10 लाख चाहिए दे दो, ठीक है। जिंदगी का तो कोई वो नहीं है ना। अ पर्सन हु हैज फॉलन सिक आफ्टर प्रोसीडिंग अब्रॉड, मतलब वहां जाके बीमार हो गया, उस कंडीशन में मे ऑल्सो बी रिलीज फॉरेन एक्सचेंज। तो उस कंडीशन में भी यही है कि 2.5 लाख तक तो वैसे ही चला जाएगा। 2.5 लाख से ज्यादा अगर घर से मंगाता है तो उसको AD से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। पर्सन गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडी अब्रॉड, अगर स्टडी के लिए जा रहा है तो अगेन इतना है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मे अलाउ रेमिटेंस विदाउट सीकिंग प्रायर अप्रूवल
एक्सीडिंग इतना बेस्ड ऑन द एस्टिमेट रिसीव। अगर मान लिया उस कॉलेज ने कहा कि इसकी जो फीस होगी वो 8 लाख डॉलर होगी, उस कंडीशन में उसको ज्यादा, यानी मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन के लिए ये लिमिट काम नहीं करती। ठीक है, सर ये एडी कैटेगरी 1 और 2 थोड़ा क्या है सर, बता देंगे? बताते हैं। एडी कैटेगरी 1 2 3 तीन कैटेगरी होती है। एडी कैटेगरी कितनी होती है? 3 होती हैं। एडी 1 इसको बोलते हैं ऑल, और एडी 3 इसको बोलते हैं ओनली करेंसी सेल बाई करेंसी एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज में भी क्या है? ओनली बाई है, सेल नहीं कर सकते। ठीक है, और जो एडी 2 के आते हैं वो अदर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जैसे एलसी है, गारंटी है, सेल है, परचेज है। बट जो एडी 1 वाले होते हैं वो नोस्टो वोस्टो लोरो भी अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। तो एडी 1 कैटेगरी टॉप कैटेगरी, इसको सब कुछ करने की परमिशन है, और एडी 3 को ओनली बाई। फॉरेन करेंसी बाई करने की परमिशन। फॉरेन करेंसी। ठीक है, चलो। थैंक यू सर। अदर रेमिटेंस, अदर रेमिटेंस में और कौन कौन से रेमिटेंस होते हैं? जैसे उसने कहा डोनर है, दान दे रहे हैं आप, वो भी कितना है? किसको? रिलेटिव और फ्रेंड को, जो बाहर है। डोनर पर रेमिटेंस पर डॉलर इतना, इन वन फैसिलिटी चैरिटेबल को कर रहे हैं तो भी इतना है। मैगजीन वगैरह खरीद रहे हैं तो इसके लिए क्या बोला हुआ इसने? अलाउड एक्सेप्ट फॉर द बैन। कोई अगर मैगजीन इंडिया में अलाउड नहीं है तो उसके लिए नहीं कर सकते। ठीक है, कंसल्टेंसी सर्विसेज, अब देखो यहां पर थोड़ा बढ़ा दिया अमाउंट। ठीक है, कितना है? 10 मिलियन है। कितना है? 10 मिलियन, इसका मतलब 100 लाख। तो 10 मिलियन डॉलर तक के प्रोजेक्ट को, क्योंकि इंडिया में जो, जैसे आपको पता है आपके बैंक भी कंसल्टेंसी लेते हैं, पता है किसी को? वो सर फॉरेन में लेते हैं, हम्म, फॉरेन से टाई अप करता है ना सर, यहाँ पे कई बार कुछ लीगल मैटर होते हैं तो फॉरेन से हम डायरेक्ट टाई अप करते हैं। लीगल मैटर के अलावा भी जो अपने वो होते हैं, आपके रोल आउट्स होते हैं, जैसे बीपीआर रोल आउट है, इस तरह के जो काम होते हैं उनके लिए, या वो आपका रीडिजाइन करना चाह रहे हैं बैंक अपना, तो पता लगा अमेरिका की कंपनी है मैकेंजी एंड कंपनी, उससे कंसल्टेशन, तो उनकी फीस बहुत ज्यादा भी हो जाती है कभी। तो उस कंडीशन में इन्होंने क्या करा है, उसको फीस को 10 मिलियन डॉलर तक के लिए अलाउड किया हुआ है। ठीक है, और फॉर एनी कंसल्टेंसी सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड, अच्छा ये थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 मिलियन है और बाकी के लिए कितना है? 1 लाख। यानी कंसल्टेंसी टाइप के लिए नॉर्मल कंसल्टेंसी है तो 1 लाख, और इंफ्रास्ट्रक्चर के इसलिए लगा हुआ, जैसे हमारे वहाँ मेट्रो है या बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा, अगर हम वहां पे किसी से कंसल्टेंसी सर्विस लेंगे, पता लगा उसने फीस अपनी कितनी दी? 10 मिलियन डॉलर। ठीक है, इंटरनेशनल डेबिट क्रेडिट कार्ड ATM card residents can use their debit credit card while on visit abroad, which can be paid off through the designated AD branch up to the entitlement। और वो अगर आप बाहर गए हैं और आपने कार्ड रखे हुए हैं तो कार्ड से जो पेमेंट करेंगे वो भी मैक्सिमम 2.5 लाख डॉलर तक ही कर पाएंगे, क्योंकि AD उसमें उतना बैलेंस डालेगा ही नहीं। ठीक है, प्रोहिबिशन, लॉटरी वगैरह के लिए काम नहीं कर सकते, रेसिंग राइडिंग कुछ नहीं कर सकते, लॉटरी टिकट बैन, मैगजीन प्रोस्क्राइब मैगजीन के लिए नहीं कर सकते, फुटबॉल पूल्स के लिए नहीं कर सकते, और स्वीप स्टेक का मेरे को मालूम नहीं, लेकिन ध्यान रखना इनके लिए नहीं कर सकते। ठीक है, पेमेंट ऑफ कमीशन। कंसल्टेंसी वाला एक बार बताना सर। कौन सा वाला? कंसल्टेंसी सर्विस कंसल्टेंसी का वैसे मैक्सिमम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो 10 मिलियन डॉलर तक का पेमेंट आप इंडिया से कर सकते हैं। अदर प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंसी ले रहे हैं तो ओनली $1,000 तक का पेमेंट करेंगे आप। ठीक है, चलो। 1 लाख कुछ एटीएम कार्ड होते हैं, जैसे डोमेस्टिक अकाउंट का एटीएम कार्ड इंटरनेशनल वहाँ यूज होता है, मतलब एटीएम विथड्रॉल
POS, ई कॉमर्स, हाँ तो उसमें तो यहाँ तो इंडियन करेंसी है, तो वहां हम्म, जाके कैसे ये आंसर वो करेगा? ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेता है। अच्छा आप वहां पे यूज करेंगे, वहां पे अगर आपका इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो वहां की करेंसी में करेगा, इक्विवेलेंट अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट कर लेगा। अच्छा ठीक है, जैसे आप यहाँ का इंटरनेशनल एटीएम कार्ड लेके चले गए रसिया में, वहां से एटीएम से आपने 2000 रुपए निकाले, तो वो इक्विवेलेंट टू जो होगा उतना आपका डेबिट होगा, प्लस कुछ चार्ज लेगा, कन्वीनियंस फीस वगैरह। ठीक है, अगर आप किसी को भी कमीशन दे रहे हैं, जैसे मान लिया आपने इंडिया में प्रोजेक्ट वो करा, प्रोडक्शन करा, और आप चाहते हैं मेरा माल चाइना में ऑस्ट्रेलिया में बिक जाए, तो आपने वहां पे किसी को एजेंट बना दिया कि भाई मेरा सामान बिकवा लो और कमीशन ले लो। तो उसके लिए भी उसने बोला कि पेमेंट ऑफ कमीशन एक्सपोर्ट में टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर होली सब्सिडी अब्रॉड इंडियन, इस चीज को क्या किया गया, मना किया गया। यहाँ पे सामान का नहीं है, यहाँ पे क्या है, आप कहाँ पैसा लगा रहे हैं। कोई इंडिया की जॉइंट वेंचर है बाहर, या होली ओन्ड सब्सिडरी है बाहर, इंडियन कंपनी किसी की कोई सब्सिडरी है, उसमें अगर आपको पैसा लगाना है और किसी एजेंट के थ्रू लगा रहे हैं तो वो कमीशन आपको अलाउड नहीं है, आपको डायरेक्ट पैसा लगाना होगा। रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय एनी कंपनी टू विच द रिक्वायर्ड ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल, तो इसने बोला हुआ है कि जो भी अपना डिविडेंड तय है उससे ज्यादा का आप रेमिटेंस नहीं कर सकते। रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय एनी कंपनी टू विच द रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल, जिस कंपनी में डिविडेंड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है उस कंपनी का डिविडेंड आप बाहर नहीं भेज सकते। ठीक है, पेमेंट ऑफ, इनके फैक्ट को दिमाग में बैठा लो। सर ये डिविडेंड बैलेंसिंग क्या होता है? तो ये नहीं मेरे को आइडिया। ठीक है, कुछ ऐसा बैलेंस कि इतना कम से कम बैलेंस रखेंगे, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, जैसे रिटेन अर्निंग होती है ना, कि आप अपने प्रॉफिट का सारा विड्रॉ नहीं कर सकते अपनी कंपनी से। ठीक है, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट एक्सेप्ट कमीशन अप टू 10% इनवॉइस वैल्यू एक्सपोर्ट और टी और डबल। तो इसने बोला जो कमीशन का पेमेंट है, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट कोई स्कीम होगी, उसके थ्रू कोई भी एक्सपोर्ट पे कमीशन नहीं पेमेंट करेंगे, बट आप टी और टबैको के पेमेंट जो कमीशन है वो कर सकते हैं। कितना है, इनवॉइस वैल्यू का कितना, 10%। पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज टू टेलीफोन, तो अब तो ये होता नहीं है कॉल बैक सर्विसेज। कॉल बैक सर्विसेज जानते हैं, आपने भी फोन कर दिया, आपने मैसेज छोड़ दिया कि आप जो है 12 बजे फोन कर लीजिएगा मुझको। ठीक है, तो पहले पेमेंट होता था, अब जो है इसका वो टेलीफोन का इतना होता था, अब जरूरत नहीं होती। ठीक है, रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑफ फंड्स हेल्ड इन NR स्पेशल रुपी अकाउंट, नॉन रजिस्टर्ड स्पेशल रुपी जो अकाउंट है, स्कीम है। रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स हेल्ड इन नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट, तो वो जो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम हो रहा है कौन से वाले अकाउंट में, नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, आपने SNRR अकाउंट एक पढ़ा था ना, SNRR जो बाहर वाला बंदा यहाँ इंडिया में आके खोलता है, वो होते हैं बिजनेस पर्पज के लिए, तो वो करंट अकाउंट में खुलता है। ठीक है, और कोई यहाँ के NRO अकाउंट खोल लेता है मान लिया, उसमें उसको इंटरेस्ट इनकम होती है, तो वो इंटरेस्ट इनकम बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, चलो इंडियन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, इंडियन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, तो इसमें बोला है सेक्शन इतना, ऑल्सो ट्राइज RBI टू रेगुलेट ट्रांसफर और इश्यू ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी बाय ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड द क्लास ऑफ परमिसिबल कैपिटल अकाउंटेशन लिमिट अप टू विच एक्सचेंज इज एडमिसिबल इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल। तो यहाँ पे इसने रेस्ट्रिक्शन किस में दिया हुआ है,
कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट का मतलब हमने बताया था कौन सा ट्रांजेक्शन? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मेरा लिए, शेयर बड़े वगैरह प्रोजेक्ट्स के लिए सर, जो अकाउंट ट्रांजेक्शन हम लोग करते और इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है पता है? वो ये है, अगर आपके बैलेंस शीट में बैलेंस में इफेक्ट आता है तो वो कैपिटल अकाउंट है, और अगर आपके P&L में इफेक्ट आता है तो वो कौन सा हैं। ट्रांजेक्शन है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वो करंट करंट अकाउंट करंट है। अकाउंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो सेक्शन इसमें बोला हुआ, आरबीआई इसको रेगुलेट करता है कि अगर आप कोई कैपिटल अकाउंट जो परमिशिबल ट्रांजेक्शन है, एंड लिमिट अप टू विच एक्सचेंज इज एडमिसिबल, जहां तक लिमिट है वो कर रहे हैं, तो वो इंडियन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड में आए। क्यों आएगा? क्योंकि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, यानी फॉरेन में कोई कंपनी ले रहे हैं, उनके शेयर ले रहे हैं, वहाँ प्लांट एंड मशीनरी लगा रहे हैं, तो उस पर वो ये जो इंडियन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड है उस पर ये सेक्शन वो करता है कंट्रोल। ठीक है, फॉर इंडियन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड FEMA नोटिफिकेशन डेटेड 3 May ट्रांसफर और issue of foreign scrutiny as amended by various notifications, as also direction issued by way of AP circular are applicable। तो ये जो भी सर्कुलर्स हैं इसमें कोई भी अमेंडमेंट है, इसको खैर ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें कुछ फिगर फैक्ट नहीं है। ठीक है, एक्सटेंड गाइडलाइन रेगुलेशन प्रोहिबिटेड, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट प्रोहिबिटेड है? देखो, रियल एस्टेट और बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इंडियन एंटिटी कॉशन लिस्ट, अगर पहले से वो लिस्ट में इन्वेस्टिगेशन में है, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट में कोई कंपनी है, उसमें नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट बाय ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट बाय ट्रस्ट। इंडियंस कैन इन्वेस्ट अब्रॉड बाय वे ऑफ, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो इन्वेस्टमेंट करने का भी तरीका देखो, या तो उनका कोई जॉइंट वेंचर चल रहा हो तो जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या उनकी कोई होली ओन्ड सब्सिडी, होली ओन्ड सब्सिडी का मतलब जिसमें सारा पैसा, मतलब पूरा कंट्रोल इंडिया वालों के पास है। ठीक है, अ फॉरेन एंटिटी फॉर्म्ड, रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉज एंड regulations of the host country whose entire capital is held by the India party। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे इसने बोला कोई भी कंपनी, फॉरेन कंपनी फॉर्म हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, इनकॉर्पोरेटेड हुई है, और किस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग हुई है? बाहर की। ठीक है, हुज एंटायर कैपिटल इंडिया की पार्टी की है, तो उसे कौन सी कंपनी बोलेंगे? होली ओन्ड कंपनी। जबकि जॉइंट वेंचर में क्या होता है? पार्टली है। ठीक है, पूरा वो नहीं होता उसमें। ठीक है, एलिजिबल इन्वेस्टर, आप इन्वेस्टर कौन कौन एलिजिबल इन्वेस्टर हो सकते हैं बाहर की कंपनियों में? कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड पार्ट, हमारी पार्टनरशिप फर्म में हो जो रजिस्टर्ड हो, या कंपनी। इंडिविजुअल भी वहां पैसा लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी वहां पैसा लगा सकते हैं, कोई फर्म भी पैसा वहां पे लगा सकती है। कैसे? रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में है, रजिस्टर्ड। ठीक है, अनरजिस्टर्ड नहीं लगा सकते। ठीक है, और बिजनेस बोनाफाइड एक्टिविटी, ठीक ठाक काम करने के लिए। ठीक है, रिकॉर्ड आर परमिटेड टू मेक इन्वेस्टमेंट बाय सबमिटिंग फ्रॉम ODA टू डेजिग्नेटेड ब्रांच ऑन AD अप टू 100% ऑफ देयर। तो यहाँ पे देखना कि कोई भी बैंक, अगर कोई भी फर्म अगर बाहर पैसा लगाना चाहती है तो अपनी जो भी उसका नेटवर्थ है, अप टू 100% ऑफ देयर नेटवर्थ तक ही वो पैसा बाहर भेज सकती है। ठीक है, सर इसमें इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं भेज सकती ना, इन्वेस्ट कर सकते? ना, प्रोप्राइटर के लिए मना किया हुआ है। इंडिविजुअल कर लगा सकता है, जैसे मैं चाहूं तो किसी फॉरेन की कंपनी के शेयर लेने का मतलब क्या है? बाहर की कंपनी में शेयर लेना, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट है ना एक तरह का। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर हूं मैं। ठीक है, इंडिविजुअल पार्टनर कैन होल्ड द शेयर्स फॉर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन द ओवरसीज जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी इफ द होस्ट कंट्री, अगर उस कंट्री में अलाउड है तो आप इंडिविजुअल पार्टनर कंपनी के बिहाफ, पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे क्या कर सकते हैं? वहां पैसा लगा सकते हैं।
इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज कंपनी, बाहर की विदेशी कंपनी में पैसा लगाना। तो लिस्टेड इंडियन कंपनीज कैन इन्वेस्ट इन कंपनीज अब्रॉड, मतलब अगर टाटा चाहे तो फॉरेन की कोई कंपनी है, मान लिया BMW, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज विच हैज शेयर होल्डिंग एटलीस्ट कितना 10% इन इंडियन कंपनी लिस्टेड। अब जहां पर भी आप पैसा लगाएंगे तो उसके लिए कंडीशन लगा दी उसने, क्या लगा दी, विच हैज शेयर होल्डिंग ऑफ एटलीस्ट 10% इन एन इंडियन कंपनी लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। इसको दोबारा पढ़ेगा। लिस्टेड इंडियन कंपनीज कैन इन्वेस्ट इन कंपनीज abroad listed on a recognized stock exchange which had shareholding of at least, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, किसी का समझ में आ रहा तो बताओ जरा। इंडियन कंपनी में 10% इक्विटी और इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर भी रहना चाहिए, वहां का स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर रहने से तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या बोलता है, विच हैज शेयर होल्डिंग कंपनी में लगाना है, एटलीस्ट 10। वो Foreign कंपनी जो इंडियन कंपनी में इंडियन कंपनी जो है विदेश के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होना चाहिए सर, विच हैव शेयर होल्डिंग, और उसका 10% नहीं फॉरेन की जो कंपनी है उसका एटलीस्ट 10% शेयर होल्डिंग होना चाहिए इंडियन कंपनी में, तभी उसमें वही सर एटलीस्ट इन एन इंडियन कंपनी, वो आगे आ रहा है ना, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। होल्डिंग इंडियन कंपनी में 10% होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला। मान लो ये एक्सचेंज ऑफर टाइप है, ये उधर लगा रहे तो उस कंपनी का इंडिया कंपनी में होना चाहिए। चलो आप लोगों को समझ में आ गया। इसे तो लग रहा है सर। सर ऐसा हो सकता है ना कि जो फॉरेन में जो इंडियन कंपनी एस्टेब्लिश है, वो जब फॉरेन के ही किसी कंपनी में अपना जब शेयर, उसकी जो शेयर होल्डिंग है उस कंपनी की 10%, वो इंडिया में भी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होनी चाहिए, जिस फॉरेन कंपनी में इंडिया की कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। नहीं मैडम वो नहीं बोल रहा है, वो बोला सपोज इंडियन कंपनी है, वो रजिस्टर्ड इंडियन में है, और उसी कंपनी में कोई फॉरेन कंपनी 10% का होल्डिंग रखेगा, तभी उस कंपनी में, वो इंडियन कंपनी में उस फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा। चलो आपको जैसा जैसा समझ में आया वहां याद है, और इतना डिस्कशन हो गया, इसका आंसर तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है चलो सर सब कोई अपने अपने दिमाग से समझ ले अपना अपना। बस हाँ, चलो आगे बढ़ो। इंडिविजुअल, अब देखो एक पॉइंट आया, इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट इन ओवरसीज कंपनी सेम टू सेम सब्जेक्ट टू सेम एंड रेटेड बॉन्ड। कहाँ पे, एक तो वो इन्वेस्ट कर सकती है ओवरसीज कंपनी में, ठीक है, एंड रेटेड बॉन्ड्स में और फिक्स इनकम सिक्योरिटी में विदाउट एनी मॉनेटरी लिमिट। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आप भी चाहें तो फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट उस कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटर जो है या स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटर वो आपको अलाउ करे तो। ठीक है, अगला आता है म्यूचुअल फंड। ठीक है, इंडियन म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड विद सेबी आर परमिटेड टू इन्वेस्ट विद इन द, कितना है USD, कितने मिलियन है देखना बुक में जरा। 7 बिलियन। अच्छा 7 बिलियन इन ADR एंड GDR ऑफ द इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज एंड अदर इंस्ट्रूमेंट एज परमिटेड बाय आर। तो जो इंडिया के म्यूचुअल फंड है ना, जो सेबी में रजिस्टर्ड है, वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, एक $7 बिलियन तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे, इन ADR GDR, कहाँ पे, इन ADR GDR ऑफ एन इंडियन और फॉरेन कंपनीज एंड अदर इंस्ट्रूमेंट एज परमिटेड बाय RBI। अच्छा यहाँ पर मैं ADR GDR का नाम आ गया, उसको मैं बता देता हूँ, उसका एक क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सब लोग अलर्ट रहेंगे तो तभी समझेंगे इसको। ADR GDR का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसी बुक में शायद आगे भी, इसी बुक में है ना, आगे देखना है ना, सर दिया है। ठीक है, चलो अभी बता देते हैं, वहां पे भी देख लेंगे एक बार। इसमें होता क्या है कि आपका ये इंडिया है और ये आपका USA। ठीक है,
यूएसए में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। इंडिया में आपका हो गया कौन सा, बीएसई हो गया कोई भी, ठीक है। यहाँ पर एक कंपनी है, मान लिया टाटा के शेयर है, तो यहाँ का कोई सिटीजन अगर टाटा कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो टाटा कंपनी क्या देगी उसको, शेयर्स दे देगी, ठीक है। बट ये चाहता है कि मैं न्यूयॉर्क की कंपनी में इन्वेस्ट करूं और ये वहां जाना नहीं चाहता, तो क्या होगा, न्यूयॉर्क की कंपनी इंडिया आएगी। ऐसे ही कोई अमेरिका के सिटीजन है, वो चाहते हैं कि टाटा के शेयर मैं भी ले लूं, बट मैं वहां नहीं जाऊंगी, तो कंपनी जो होती है, जो कंपनी है वो, ये कंपनी यहाँ आएगी, और जहां जैसे यहाँ पे सेबी होता है, वहां पर कौन होता है, एसईसी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन होता है, ठीक है। वहां जाएगी और उनसे बोलेगी, अपने आप को लिस्ट कराएगी, यहाँ पे लिस्ट कराएगी, और यहाँ पर अपने आप को एक कंपनी की तरह यहाँ लिस्ट कराएगी, रहेगी तो टाटा, बट वो जो इंस्ट्रूमेंट देगी वो किस नाम से देगी, एडीआर, ठीक है। किसी जो यहाँ पर शेयर था वो यहाँ पर किस नाम से मिलेगा इनको, एडीआर। और ये काम करने के लिए वहां पर वो किसी बैंक वगैरह को इन्वॉल्व करेंगे, उनको क्या बोलेंगे, कस्टोडियन, क्या बोलेंगे, कस्टोडियन बोले, ठीक है। कस्टोडियन क्यों बोलेंगे, क्योंकि उन्हें वहां के लोगों को टाटा का शेयर तो खरीदना है, बट हिसाब किताब कौन रखेगा, तो ये कस्टोडियन रखता है, ठीक है। तो ये एडीआर है। अगर यही कंट्री यूएस की जगह कोई यूरोपियन कंट्री हो जाए या अदर कंट्री हो जाए तो उसका नाम फिर क्या हो जाएगा, जीडीआर, ठीक है। और अगर यही प्रोसेस, ये कंपनी एप्पल कंपनी मान लिया इंडिया आ जाए, एप्पल क्या, फेसबुक की बात करते हैं, फेसबुक ने कुछ समय पहले इंडिया में आके शेयर, लोगों ने इसके शेयर भी लिए थे, ठीक है। तो वो इंडिया में आ जाएगी तो उसका नाम क्या हो सकता है, आईडीआर। तो एडीआर जीडीआर क्या है, किसी कंपनी के दूसरे कंट्री में जा करके लिस्टेड होना और वहां की पब्लिक से क्या करना, इन्वेस्टमेंट लेना, ठीक है। तो जैसे हमारे वहां के लोग बाहर जाते हैं तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड को बोला जा रहा है, तो म्यूचुअल फंड जो है वो कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एडीआर जीडीआर में, और वो चाहे वो इंडियन कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी, लेकिन वो ट्रेड कहाँ पे कर रही है, किसी दूसरी जगह ट्रेड कर रही है, ठीक है, वहां पे पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। मेथड्स सर इसका फुल फॉर्म होता है क्या, एडीआर जीडीआर का, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, और यूरोपियन डिपॉजिटरी रिसीट, और इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। इसमें थोड़ा सा कभी कभी मेरे को कंफ्यूज होता है, इंडियन भी नाम है इसका और इंटरनेशनल भी नाम है, शायद इंडियन भी नाम है और इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट भी है, ठीक है। चलो, मेथड ऑफ फंडिंग, पैसा जाएगा कैसे, इंडियन कैन इन्वेस्ट अब्रॉड बाय वे ऑफ एनी ऑफ द, कैसे, जो भी उनके पास बैलेंस रखा हुआ, किसमें रखा हुआ बैलेंस, ईएफसी अकाउंट में, ठीक है। दूसरा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट मेड टू द इन्वेस्टिंग कंपनी। अब देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट का मतलब समझो, यहां से आपने सामान भेजा जापान, वहां से आपको पैसा मिलना था, उस पैसे को आपने वहां की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तीसरा, परचेजिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम मार्केट आउट ऑफ रुपीज रिसोर्स, आपके पास 10 बिलियन रुपीज है, आपने उसको कन्वर्ट किया और पैसा बाहर भेज दिया। प्रोसीड ऑफ एडीआर जीडीआर पहले से थी आपके पास उस कंट्री में और आपने उसका पेमेंट लिया और वहीं के, विदाउट ब्रिंगिंग फॉरेन करेंसी फंड इन, मतलब आप इंडिया में नहीं लाए, वहीं से वहीं लगा दी। तो ऐसा कह सकते हैं, अगर आपके पास किसी भी सोर्सेस से फॉरेन करेंसी अवेलेबल है तो आप वहां पेमेंट कर सकते हैं या इंडियन रुपीस को कन्वर्ट कराकर भी कर सकते हैं, ठीक है। स्वैप ऑफ शेयर का मतलब कि कोई दूसरी कंपनी के शेयर हैं, उस कंपनी के शेयर के बदले उस कंपनी के शेयर को स्वैपिंग करना, ठीक है। ऑब्लिगेशन क्या क्या है, रिसीव शेयर सर्टिफिकेट, कब,
कब मिल जाना है आपको शेयर सर्टिफिकेट? विदिन 6 इन्वेस्ट कर लेना। 6 मंथ में, ठीक है। रिपेट्रिएट ड्यूज रिसीवेबल टू इंडिया विद इन 60 days। मीन्स आपका जब ड्यू हो जाए, जैसे मान लिया आपने 5 ईयर के लिए किसी बॉन्ड में वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब सपोज कीजिए 2026 में मैच्योर हो रहा है, तो उसके 60 डे के अंदर क्या हो जाना चाहिए? वो इंडिया जाना। इंडिया जाना चाहिए। और शेयर सर्टिफिकेट आपको 6 महीने के अंदर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए एविडेंस का कि हाँ आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और सबमिट एपीआर टू आरबीआई विद इन 60 डे एक्सपायरी ऑफ स्टेटरी पीरियड, मतलब जो भी ऊपर समय दिया हुआ है उसके 60 दिन के अंदर आपको एपीआर सबमिट कर देनी है। किसको? आरबीआई को। प्रेस्क्राइब्ड फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट अकाउंटिंग, ठीक है, सीए सर्टिफिकेट, एफआईआरसी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एक तरह से प्रूफ चाहिए इंडिया को, ठीक है, आरबीआई को। ट्रांसफर बाय सेल, अगर आपके पास वहां कुछ प्रॉपर्टी है, इंडियन पार्टी कैन सेल एनी शेयर सिक्योरिटी हेल्ड बाय, जो वहां पे जॉइंट वेंचर कंपनी या डब्ल्यूएस कंपनी, होली ओन सब्सिडरी कंपनी के पास कोई शेयर सिक्योरिटी है, तो उसको ऑटोमेटिक रूट प्रोवाइडेड नो राइट ऑफ इज इन्वॉल्व, मींस उसको सेल कर सकती है। जैसे मान लिया आपके पास $10 बिलियन के शेयर्स है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं, बट उसको राइट ऑफ अलाउड नहीं। राइट ऑफ समझे? क्यों? कंपनी से पैसा मिल ही नहीं रहा, आप भूल गए, हटाओ, छोड़ जाओ, ठीक है। इंडियन लिस्टेड कंपनीज कैन डिसइन्वेस्ट इवन इन केस such disinvestment result in a write-off of a capital invested up to 10% of their previous year export realization। क्या बोला इसने? इंडियन लिस्टेड कंपनीज कैन डिसइन्वेस्ट, डिसइन्वेस्ट का मतलब जो उसने पहले से वहां पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ, इवन इन केस सच डिसइन्वेस्टमेंट रिजल्ट इन राइट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अगर 10% तक का राइट ऑफ है तब तो एक्सेप्टेड हो जाएगा। और वो राइट ऑफ भी कितना करना है? जो लास्ट ईयर में आपने अपना क्या किया था? एक्सपोर्ट किया था। जैसे आपने $10,000 का एक्सपोर्ट किया, तो उसका 10% यानी $1,000 तक ही आप क्या कर सकते हैं? राइट ऑफ कर सकते हैं। ये बात हमने एक जगह और पढ़ी थी, किसी को याद है? प्रोहिबिशन ईसीजीसी में पढ़ी थी शायद। नहीं, एडीपी में एक्सपोर्ट फैसिलिटी में हमने कहीं पढ़ा था कि कोई भी इनवॉइस वैल्यू का कितना हो सकता है, आपकी आउटस्टैंडिंग का कितना हो सकता है। फैसिलिटी तो एक्सपोर्टर इंपोर्टर था ना एक जगह, ठीक है। और बोलता है प्लेज ऑफ शेयर्स, तो आप अपने शेयर्स जो हैं वहां पर क्या कर सकते हैं? प्लेज करा सकते हैं, ठीक है। रोल ऑफ एडी, रोल ऑफ एडी से मतलब है एडी का क्या रोल है? तो इसने बोला डेजिग्नेट select branches at different center to handle the, ये क्या लिखा हुआ है बुक में देखना हुआ? ओडीआई सर, ओडीआई ट्रांजैक्शन, ओडीआई, ये इसका मतलब शायद ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। ओडीआई का मतलब शायद ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। अलाउ इन, हाँ वही है शायद, अलाउ इन्वेस्टमेंट अप टू परमिसेबल लिमिट ऑन रिसीट ऑफ फॉर्म ओडीआई इन ट्रिप्लिकेट एंड फॉर्म A2, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ रेमिटेंस इन फॉर्म ऑफ ओडीआई पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इज टू बी फॉरवर्डेड टू आरबीआई आफ्टर अफेक्टिंग द रेमिटेंस, मतलब जब आप रेमिटेंस करते हैं तो आपको क्या करना? पार्ट 1 पार्ट 2 में उसकी सारी रिपोर्ट आरबीआई को करनी है। ये रोल ऑफ एडीज का मतलब जो बैंक है, एडीज है, एडी का मतलब ऑथराइज डीलर, उनकी भी जिम्मेदारी है कि जितना आप काम कर रहे हैं बाजार में वो इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुंचनी चाहिए? कहाँ पहुंचनी चाहिए? आरबीआई को। सर्टिफाइड दैट रेगुलेटरी अप्रूवल्स ऑब्टेन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ, तो फाइनेंशियल सेक्टर के जो इन्वेस्टमेंट का जो अप्रूवल है वो आपको लेना है। ओडीआई फॉर्म नीड नॉट बी फॉरवर्डेड टू आरबीआई, फॉर्म नहीं देना है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म रेमिटेंस टू बी फॉरवर्डेड विद सब्सक्रिप्शन
सुपरस्क्रिप्शन रेमिटेंस बाय पार्टनर। तो जब भी रेमिटेंस करेंगे आप किसी पार्टनरशिप फर्म पे, तो अपने ओडीआई फॉर्म में इस बात को लिखेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट किसने भेजा है, पार्टनरशिप फर्म में। इन केस इन्वेस्टमेंट बाय मोर देन वन इंडियन पार्टी, ओडीआई भी साइन बाय द सबसे साइन कर रहा। मेंटेन पार्टी वाइज रिकॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडी, उनका सेपरेट रिकॉर्ड रखना है। एडी में अलाउ रेमिटेंस टुवर्ड्स द लोन टू जॉइंट वेंचर, डब्ल्यूएस इश्यूज गारंटी टू जॉइंट वेंचर और डब्ल्यूएस। तो वहां पे क्या है कि जो गारंटी वगैरह इश्यू करी होती है उसके अगेंस्ट में आप रेमिटेंस अलाउ बैंक को है, ठीक है। इंडियन पार्टी टू सबमिट डिटेल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट, और पीछे पढ़ा था ना हमने कि जितना आपने एक्सपोर्ट किया हुआ उसी पैसे से आप वहां पे कुछ खरीद सकते हैं। अदर ड्यूज, रॉयल्टीज, कंसल्टेंसी फीस फ्रॉम ओडीए टू बी टू द डेजिग्नेटेड एडी। Capitalization to be reckoned while computing cap of 100%. Custom certified copy of invoice to be obtained to be forwarded to RBI within 15 days. Capitalization of export proceed of other entitlement which are overdue require prior approval of RBI, for which Indian party has to file application for the ODI to RBI. तो यहाँ पे क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट जब भी होगा तो वो ओवरड्यू है। अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट या अदर एंटाइटलमेंट विच आर ओवरड्यू मींस आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट तो कर दिया लेकिन अब क्या है, वो पैसा आपका मिल नहीं रहा, तो उसके लिए बोला हुआ है कि आपको क्या करना है, अप्रूवल लेना है आरबीआई से, फॉर विच इंडियन पार्टी हैज टू फाइल। और इंडियन पार्टी कहेगी कि भैया ये वहां पर हमारा ओवरड्यू चल रहा है, आरबीआई की नजर में आना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन नंबर आरबीआई on receipt of the ODI from AD allot the joint venture WA unique। तो जितनी भी joint venture या wholly owned subsidiary उनको एक unique number allot करती है। to be quoted in all future correspondence, जब अगली जितनी भी correspondence है उसमें quote करना पड़ेगा। additional investment in an existing overseas concern to be allowed only after RBI has allotted the number। अगर number होगा तभी करेंगे। अब देखो ODI की बात आई थी ना, तो ODI में part 1, part 2, part 3, part 4 ये क्या है, इसके फॉर्म्स है, ठीक है। क्या है फॉर्म्स इसमें? फ्रॉम ओडीआई इज सिंगल फॉर्म इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई, ऑल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, जितने भी जॉइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पर आपको इंट्रोड्यूस किया हुआ उसके लिए, ठीक है। और 4 पार्ट है, कौन सा वाला, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। डिटेल्स ऑफ इंडियन पार्टी, तो उसकी पार्टी का नाम, ये डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द न्यू प्रोजेक्ट, डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, तो उनका न्यू प्रोजेक्ट कौन सा है और पुराना में कितने में इन्वेस्टमेंट। फंडिंग ऑफ जॉइंट वेंचर डब्ल्यूएस डिक्लेरेशन बाय द इंडियन पार्टी एंड सर्टिफिकेट बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ इंडियन पार्टी। पार्ट 2 ऑफ द ओडीआई फॉर्म इज फॉर रिपोर्टिंग ऑफ डिटेल ऑफ रेमिटेंस। पहले में तो पार्टियों के बारे में, नया इन्वेस्टमेंट है, पुराना इन्वेस्टमेंट, दूसरे में जो है रेमिटेंस की डिटेल, कितना पैसा जा रहा है। ओडीआई फॉर्म जो थर्ड वाला है, एनुअल एपीआर, ऊपर पढ़ा था ना हमने कहीं पे, एपीआर, ये सबमिट एपीआर टू कितने दिनों में, 60 दिनों में। तो एपीआर में क्या बोलता है, टू बी सबमिटेड बाय द चार्टेड अकाउंटेंट थ्रू द डेजिग्नेटेड एडीआर एंड अप्रेजल रिपोर्ट। एपीआर का मतलब एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट। पार्ट 4 में इज ए रिपोर्ट ऑन क्लोजर, डिसइन्वेस्टमेंट, वॉलंटरी लिक्विडेशन। अगर आपका पैसा वहां से अब वापस आना है, वो कंपनी बंद हो गई, क्लोजर हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, वॉलंटरी लिक्विडेशन में जा रही कंपनी, बंद हो रही कंपनी, तो उसका पैसा फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन पार्ट 4 में जानी, ठीक है। अच्छा, इसमें फॉरेन जो करेंसी ये अकाउंट है, ईएफसी, आरएफसी और आरएफसीडी और डीडीए, ये हम लोगों ने कराए थे, अगर आपको ध्यान है तो, ठीक कराए थे ना। एनआरआई हाँ, जल्दी से जरा ये जो इसकी ट्रू फॉल्स वाले हैं इनको कर लीजिए। क्या कहता है फेमा? फेमा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू गिव एनी डायरेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ, और क्या आरबीआई को एम्पावर किया गया है? जी आरबीआई को एम्पावर किया गया है। शुरू में पढ़ा था ना हमने एक जगह की फेमा का काम कौन करता है? आरबीआई।
फीमा का काम करने के लिए आरबीआई को ऑथराइज किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये जो टॉपिक है, फिर मैं एक बार आपको बता रहा हूँ कि ये टॉपिक नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो ऊपर वाली चीजें पढ़ लेते हैं। ऊपर मतलब थोड़ा न्यूमेरिकल देख लिया, थोड़ा 2-4 इधर एमसीक्यू देख लिया, उधर सोचते हैं हो गया काम। लेकिन ये मैंने बताया, ये पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और अगर जिन लोगों को थोड़ा पढ़ के अच्छा समझने की आदत है उनके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो पहला ट्रू है। दूसरा, आरबीआई हैज नो पावर टू टेक एनी पेनल एक्शन और हमने ऊपर पढ़ा था एक जगह कि आरबीआई क्या ले सकता है, पेनल एक्शन भी ले सकता है। ठीक है, ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर ट्रेवल नेपाल इज सिमिलर टू द ड्रॉल ऑफ विजिट टू यूके। फॉल्स है, नेपाल के लिए रेस्ट्रिक्टेड था। नेपाल के लिए क्या था? रेस्ट्रिक्टेड है, नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर विजिट फॉरेन एक्सचेंज अप टू कितना है? ट्रू कितना बताया था? $2.5 लाख बताया था शुरू से ही। 2 लाख। ठीक है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर ड्रॉल ऑफ एक्सचेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। फॉल्स है। 5 वाले में क्या था? उसमें नो एस्टिमेट दिया है। कुछ भी हाँ, इसमें लिखा हुआ है इसने क्वेश्चन में कि एस्टिमेट नहीं दिया। ओके, तो जब एस्टिमेट नहीं देगा तो Estimate लेना आप क्या करेंगे? उसे 2 लाख। 2.5 मना लाख। कर देंगे। एस्टिमेट नहीं दिया तो कितने तक करेंगे? 2.5 लाख। 2,50,000 और उससे ऊपर With approval. नो लिमिटेड, नो लिमिटेड। ठीक है, रेमिटेंस टुवर्ड्स परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स इज अलाउड अंडर गलत है। इंटरेस्ट कैन बी पेड बैलेंस ऑन ईएफसी अकाउंट। बोलो। नो सर, फॉल्स। कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता है। ठीक है, ईएफसी है जब करंट अकाउंट होता है। ठीक है, आरबीआई हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द, क्या आरबीआई को किस चीज की परमिशन है? मेंटेनिंग द रुपी, maintaining the rupee, and thus can issue instruction on the subject of exchange control from time to time. इसका आंसर देखना बुक में क्या दिया हुआ है। एक्सचेंज तो नहीं सर 6 नंबर नहीं होगा, 6 नंबर, रेमिटेंस टुवर्ड परचेज ऑफ लॉटरी। ये 6 वाला फॉल्स है, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, फिल इन द ब्लैंक बताओ। ए वाले में क्या है? आरबीआई हैज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द, क्या है देखना, आंसर देखना। द गैस ऑफ रुपीज, एक्सटर्नल वैल्यू है। External value. चलो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर आप बता रहे आंसर दिया एक्सटर्नल। बुक में लाइन भी तो है सर, है ऐसी? 7.2 पैरा में लाइन है। अच्छा, एक लाइन है। चलो, एक्सटर्नल वैल्यू लिखा ना। आरबीआई हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपीज। तो इसका मतलब एक्सटर्नल वैल्यू का मतलब कंपैरिजन विद द फॉरेन करेंसी होगा इसका मतलब। ठीक है, बी, पेमेंट इन रुपीज फॉर परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मे बी डन इन कैश इफ 50,000 द रुपी, हाँ 50,000 तक का वो कैश में पेमेंट हो सकता है। ठीक है, 50,000 फॉर बिजनेस वीजाज विजिट्स फॉरेन एक्सचेंज नॉट एक्सीडिंग कितना? 2,50,000 हाँ 2,50,000। मैगजीन के लिए डी वाला रिस्ट्रिक्शन, ये प्रोहिबिटेड मैगजीन, मैगजीन वाला तो प्रोहिबिटेड prohibited है, मैगजीन के लिए नहीं कर सकते, बाकी सबके लिए prohibited है। कर सकते हो। जो प्रोहिबिटेड मैगजीन है उनको आप नहीं मंगा सकते। ठीक है, फिर क्या है? कौन सा? आरएफसी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आर, कितना इंटरेस्ट मिलता है उसमें? आरएफसी में, आरएफसी में मिलता है इंटरेस्ट नहीं मिलता। नहीं, आरएफसी डी में नहीं मिलता। इसको RFC क्लियर करिए जरा, इधर सुनिए। जो आरएफसी होता है उसमें तो इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन आरएफसी डी जो होता है इसमें नो इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि ये केवल शौक के लिए रखा हुआ है, और ये आप बाहर से लेके आ रहे हैं, तो बाहर से लेंगे तो इंटरेस्ट नहीं देंगे, कौन लाएगा? ठीक है, आरएफसी डी अकाउंट कैन बी ओपन बाय, ये आ गया देखो, कौन खोलते हैं इसको? रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, चलो मिलते हैं। ई का आंसर क्या है? किसका? ई। एक मिनट, इंटरेस्ट, एक मिनट,
ठीक है। इंटरेस्ट बियरिंग नहीं, यहाँ पर होगा, हाँ ये होगा आपका। सर एक बार थोड़ा ब्रीफ में समझा देंगे ये फोर अकाउंट। नो बियरिंग RFC fixed deposit accounts are इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट, इंटरेस्ट बियरिंग करंट अकाउंट। वो एफडी वाला है ना इसमें सर? कुछ गड़बड़ है, सुनो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स आर इंटरेस्ट बियरिंग, ये गड़बड़ लिखा हुआ है यहाँ पे। करंट अकाउंट से बोल रहे हैं ना सर, हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स और करंट अकाउंट। नहीं फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं, RFC डी तो करंट अकाउंट होगा ना सर। RFCD ये जो है फिक्स्ड अकाउंट है, ये अमरीश पुरी वाला है ना सर? RFC वाला अमरीश पुरी वाला है, ये बट जी इसमें तो RFC इंटरेस्ट बियर है। ये थोड़ा हाँ। सा करंट अकाउंट गड़बड़ कर रहा है मेरे को। नहीं, करंट अकाउंट ये है, RFCD सर है करंट अकाउंट सर। हाँ, ये इधर आएगा। चलो, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट में RFC अकाउंट में पैसा इंटरेस्ट मिलता है। चलो मिलते हैं फिर, है ये जो अकाउंट की आप कह रहे हैं उसको मौका लगने पे बताता हूँ बीच में, ठीक है।